Hello everyone and welcome to OL Expert. Geography में we are going to continue the same chapter agriculture. Agriculture is a primary activity. Clear है ना सबको? क्योंकि there are three types of economic activities: primary activities, secondary activities and tertiary activities. जिसमें एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज. इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फार्म सिस्टम. एग्रीकल्चर कहें या फार्मिंग कहेंगे, बोथ आर द सेम थिंग है, क्योंकि एग्रीकल्चर को ही फार्मिंग भी कहते हैं. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम. क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ एक एक्टिविटीज नहीं, उसमें प्रोसेस होता है. एक सिस्टम के थ्रू ही हम पूरी एक्टिविटी कहते हैं. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है जो उसमें एक सिस्टम है, यानी कि कई एक्टिविटीज सिस्टम से एक के बाद एक प्रोसेस होता है, सिस्टम से एक के बाद एक करते जाते हैं, तब वो टोटली टुगेदर ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. कैसे कह रहे? नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है देन यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वन. क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पहले सीड सोन करते हैं. कौन कौन से इनपुट्स हैं? पहले इनपुट्स देंगे तब तो प्रोडक्शन आएगा, राइट? तो इनपुट्स क्या क्या हैं उसमें? पहले सीड डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे एंड मशीनरी यूज करेंगे और लेबर देंगे. देन हमारा कल्टीवेशन होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है. अगर हम इसकी बात करें कौन कौन से इनपुट्स हैं, इनपुट्स की अगर बात करें, सीड्स, देन फर्टिलाइजर्स, देन यहाँ पे आगे मशीनरी, देन लेबर, या फिर इसको सबको ऐड ऑन कर दें. तब क्या होगा? तब ये इनपुट होगा, तब आपकी प्रोसेसिंग होगी, तब आपकी कल्टीवेशन पॉसिबल है. अदरवाइज कल्टीवेशन नहीं पॉसिबल है. ओके, सो यू कैन सी इट हियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि क्या क्या है. ये इनपुट्स हैं. कौन कौन से इनपुट्स हैं? मशीनरी है, सीड्स हैं, केमिकल्स डाला है. तो फिर क्या है? प्रोसेसिंग की गई, क्या की? प्लविंग की गई, सोइंग की गई एंड स्प्रेइंग की. पहले आपको क्या करना है? पहले बीज डालने हैं, फिर उसको पहले तो फर्स्ट ही आपको फील्ड को प्लव करना है, यानी कि खेत को जोतना है. फिर उसमें सीड्स डालनी है, उसके बाद से स्प्रे करना है. आपके इंसेक्ट्स से बचने पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि आपकी जो क्रॉप है उसको इंसेक्ट्स वगैरह से बचाया जा सके. तो ये क्या, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें आ रही हैं प्रोसेसिंग में. फाइन. उसके बाद से जब ये सब कुछ कर लेंगे, इनपुट्स दे देंगे, प्रोसेस कर लेंगे, तब आउटपुट आएगा, तब ये आएगा. और आउटपुट क्या है? फाइनल क्रॉप. आर यू गेटिंग? फर्स्ट क्या किया? इनपुट डाला आपने, इनपुट्स डाले, ठीक है. जब इनपुट्स डालेंगे इतने, तब आप ये प्रोसेसिंग, तब ये पॉसिबल है. प्रोसेसिंग अपने आप ऐसे नहीं हो जाएंगी जब तक कि उसके लिए इनपुट्स नहीं हो. ये सब चीजें अगर नहीं है आपके पास तो आप ये प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं. फील्ड पे जाके खड़े हो गए बिना सीड्स के, बिना मशीन के. पॉसिबल है फिर वहां पे आपको प्लविंग करना? नहीं पॉसिबल. सोइंग कर सकते हैं आप, बीज को डाल सकते हैं? नहीं कर सकते. खेत आप जोत नहीं सकते हैं अपने आप से जब तक कि आपके पास मशीन नहीं होगी. यानी कि इनपुट्स लेकर के आप फील्ड में खड़े हुए, आपने ये सारे प्रोसेस किए, तब यू विल गेट द आउटपुट्स. क्या आउटपुट्स आएगा? जो भी आप कल्टीवेशन करें उसका क्रॉप आपको मिलेगा. तो ये क्या एक सिस्टम में जा रहा है. एग्रीकल्चर सिर्फ एक वर्ड है जिसमें सारे प्रोसेस इंक्लूडेड हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड agriculture as a system. Fine. And physical and human farms input. ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हम फिजिकली जो ह्यूमन अपना इनपुट देता है वो इसमें सब इंक्लूडेड है. जैसे कि लेबर दे रहा है अपना. ह्यूमन इनपुट्स क्या क्या है? फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? जो नेचुरल हैं, फिजिकल भी हो जाएंगे, अननेचुरल और ह्यूमन दोनों मिला करके तब आपका जब ये इनपुट्स देंगे तभी आपका ये सब चीज़ पॉसिबल है, तभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा. आपने ये सब चीज़ें दे दी, मशीन भी आपके पास बहुत अच्छी सी है, बहुत ही एडवांस मशीन है, सीड्स आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, सब लेकर के आप फील्ड में पहुँच गए. फाइन. आपने प्लविंग कर दी,
मशीन यूज कर लिया, प्लगिंग कर दी। आपने जितने सीड्स आपके पास जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स थे आपने वो भी सो कर दिए, ठीक है। आपके पास जो केमिकल्स थे, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करना था वो भी आपने स्प्रे कर दिया, सब चीज कर लिया। अब आप वेट करें। अब अगर फिजिकल जो इनपुट्स है अगर वो नहीं पॉसिबल, फिजिकल इनपुट्स कौन कौन से हैं ये देखिए, सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल एंड स्लोप। यानी कि अगर टेम्परेचर सही नहीं है, एडुकेट नहीं है, आपके पास वाटर सप्लाई नहीं है, यहाँ पे सॉइल नहीं अच्छी है उस एरिया की, और सनशाइन नहीं प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ अगर नहीं है, फिजिकल फैक्टर्स नहीं है पॉसिबल, अच्छे नहीं है, फेवरेबल, तो यहाँ पे क्या क्रॉप का कल्टीवेशन अच्छा होगा? इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी नहीं। जब तक कि फिजिकल फैक्टर्स आपके फेवरेबल नहीं होंगे या तब तक कि यहाँ पे क्रॉप का कल्टीवेशन अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से ह्यूमन का जो इनपुट्स है, ये तो फिजिकल इनपुट हो गए। अब ह्यूमन का इनपुट कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इनपुट्स होते हैं ह्यूमन के? स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि आप जो आप सीड्स हैं उसके लिए स्टोरेज होने चाहिए, मशीनरी रखने के लिए, और जो क्रॉप आपका जो कल्टीवेट हो जाएगा उसके लिए भी स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए। देन लेबर तो होनी चाहिए, अदरवाइज कौन करेगा? हु विल डू ऑल दीज थिंग्स? कोई चाहिए ना, लेबर तो चाहिए आपको, प्लगिंग, सोइंग और स्प्रेइंग करने के लिए लेबर चाहिए। तो ये आपको एसेंशियल है, ये ह्यूमन इनपुट्स हैं। देन मशीनरी कौन चलाएगा? अपने आप मशीन चली जाएगी वहां पे फील्ड पे, उसको पता है कि फील्ड कहाँ है, किस फील्ड में जाना, उसको अपने आप चली जाएगी? नहीं, ह्यूमन ही तो लेके जाएगा मशीनरी को, वहां तक जाएगा। मशीन को ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट करने के लिए अगर बटन भी पुश करना है तो कोई बटन पुश करेगा तभी तो वो ऑपरेट होगी, तभी तो अपना वर्क करेगी। फाइन, तो ये सब क्या ह्यूमन इनपुट्स हैं। केमिकल्स जो स्प्रे करते हैं या जो फर्टिलाइजर्स जो डालते हैं वो अपने आप पड़ जाएंगे कि यहाँ पढ़ना हो, यहाँ नहीं पढ़ना है, इतनी फील्ड हमारी है तो इतनी पढ़ना, नेक्स्ट जो फील्ड है वहाँ पे नहीं डालना है। फर्टिलाइजर को पता है कि हमें इतनी ही फील्ड में डालना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। नहीं, ये तो ह्यूमन ही करेगा ना, ऑब्वियस बात है। तो ये क्या है, सब ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इनपुट्स होके तब क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। आर यू गेटिंग दिस वन? यानी कि एक क्रॉप का कल्टीवेशन के लिए कौन कौन से इनपुट्स चाहिए? एक क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए इनपुट्स कौन कौन से चाहिए? आपको चाहिए फिजिकल भी चाहिए और ह्यूमन भी चाहिए इनपुट्स। क्रॉप का कल्टीवेशन तभी पॉसिबल है। फाइन, अगर सब कुछ है, सारी फिजिकल इनपुट्स हैं, यानी कि टेम्परेचर अच्छा है उस एरिया का, वहाँ पे लैंड बहुत अच्छी, सॉइल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एल्यूवियम में है मान लीजिए, और आपको टेम्परेचर का, रेनफॉल भी एडुकेट, यानी कि वाटर सप्लाई अगर कह ले, रेनफॉल कह ले, प्रेसिपिटेशन वगैरह बहुत अच्छा है। बिना ह्यूमन इनपुट्स के पॉसिबल है कि अपने आप क्रॉप का कल्टिवेशन हो जाएगा, सीड अपने आप पड़ जाएगी? नहीं, सीड अपने आप पड़ जाए, फर्टिलाइजर्स हैं वो अपने आप पड़ जाएंगे। जब तक ह्यूमन इनपुट्स नहीं देगा तब तक कि क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं, यानी कि इन दोनों के बिना ये क्रॉप का कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है। राइट, क्लियर हो रहा है ना कि ये एग्रीकल्चर में क्या है, कौन कौन से इनपुट्स चाहिए, तब जाकर के एरेबल लैंड में क्या होता है, कल्टीवेशन पॉसिबल है। फाइन, 9 टाइप्स ऑफ फार्मिंग या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर आर द सेम थिंग। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कितने टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं, या फार्मिंग कितने टाइप्स की होती हैं? फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो बहुत से तरीके हैं फार्मिंग के, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस। अब ये क्या है, डिपेंड करता है कि क्यों वेरिएट करते हैं इतने ज़्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा वेरिएट क्यों करती हैं? क्योंकि हर एरिया का, हर कंट्री का या हर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वहाँ का क्लाइमेट अलग डिफरेंट पाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं, लैंडफॉर्म्स अलग अलग पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस बात है, कहेंगे अगर ऑल टुगेदर कहा जाए तो जियोग्राफिकल कंडीशन ही वेरिएट करती हैं। जब जियोग्राफिकल कंडीशन वेरिएट करें, यानी कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस किया जाएगा वो डिफरेंट तरीके से किया जाएगा, और हर जगह की डिमांड अलग होती है। हर जगह की डिमांड होती है कि किस क्रॉप का कल्टीवेशन की ज़्यादा डिमांड होगी, उसी का प्रोडक्शन किया जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, जहाँ भी जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का उस
क्रॉप का कल्टीवेशन या प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा, अदरवाइज डिमांड है ही नहीं तो हम क्यों गाएं उसको, क्यों प्रोडक्शन करें। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबर क्लास के इतना कितने ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे है और कितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी तो ऑब्वियस बात है वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री है, कौन सा रीजन है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स हो जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर को अगर क्लासिफाइड करें तो उसको 2 टाइप्स में कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द सेकेंड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। अगर हम फार्मिंग को करें या एग्रीकल्चर को डिवाइड करें तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर या फार्मिंग को अगर हम डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द सेकेंड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। यू कैन राइट हियर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। और दोनों को ही हम इंडिविजुअली अलग अलग क्लियरली पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या, इसमें क्या डिफरेंसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस? क्योंकि ये दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो फार्मर जो कल्टीवेट करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं, इसके थ्रू अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। दैट वन इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी जितना प्रोडक्शन होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, वो अपनी फैमिली की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट होता है, वो उसको एक्स्ट्रा नहीं होता उनके पास। आर यू गेटिंग? दैट वन इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दैट द फर्स्ट वन फार्मिंग। Traditionally, low levels of technology and household labors are used to produce on small plot. Basically क्या होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं फार्मर्स के, वही सब वो लोग सब इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग में और वो सब मिल करके ही कल्टीवेशन करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जितना प्रोडक्शन आता है उनकी फैमिली के लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर देम। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो फर्दर ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटेंसिव subsistence farming and the second one will be called primitive subsistence farming. The first one, in intensive subsistence farming, the farmer cultivates a small plot. यानी कि इसमें the first one में क्या है, small plot में ही, क्योंकि subsistence farming में क्या है कि अपना ही फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं और अपने ही लैंड पर ही क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन करते हैं। जो लेबर लगता है वो भी अपना ही लगता है और जो मशीनरी यूज करते हैं वो बहुत ही कम, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं या जो बहुत ही पहले चले आ रहे थे, जो टूल्स एंड मेथड्स चले आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन करते हैं। कोई न्यू मशीनरी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है किसमें, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, चाहे वो इंटेंसिव हो या चाहे प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव में क्या है, स्मॉल प्लॉट होता है, फील्ड जो होती है वो बहुत बड़े बड़े लार्ज फील्ड्स नहीं होते हैं, स्मॉल प्लॉट्स होते हैं। जो प्लॉट्स होते हैं वो स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं, उस पे ही फार्मर्स अपनी फैमिली के साथ वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं और अपनी फैमिली को जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। क्लाइमेट विल विथ large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. क्योंकि इनके पास एक ही प्लॉट होता है और प्लॉट की होल्डिंग कितनी होती है, स्मॉल होती है, बहुत लार्ज प्लॉट्स नहीं होते हैं। इसी पे वो जितनी भी कल्टीवेशन, एक क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, द सेम प्लॉट रहता है, उसी पे नेक्स्ट भी कल्टीवेशन, दूसरे क्रॉप्स का भी कल्टीवेशन करते हैं। दैट मीन कि जो लैंड है, छोटे से ही लैंड्स पे वो मैक्सिमम उसका यूज करते हैं और उस पर जितना मैक्सिमम क्रॉप्स का कल्टीवेशन थ्रू आउट द ईयर, एक ईयर में कुछ कितने ही क्रॉप्स उनको 1 बाय 1 एक क्रॉप का कल्टीवेशन हो गया, देन नेक्स्ट वन उसके जब जो उसको हार्वेस्ट कर लिया फिर दूसरा बो दिया उसी प्लॉट पर, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है उस लैंड की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह जाती, क्योंकि वो सब क्या यूज करते जा रहे हैं, द सेम प्लॉट ही यूज हो रहा है लैंड का।
आर यू गेटिंग दिस वन? तो इस वजह से यहाँ पे इस लैंड में लैंड का एरिया भी, प्लॉट भी छोटा है और उसके बाद से कंटिन्यूसली उस पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता जा रहा है। इसी की वजह से इसका प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि इसकी फर्टिलिटी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। राइस इज द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयलसीड। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली के लिए करते हैं, जो मेन फैमिली की जो बेसिक नीड है उसके लिए ये क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। तो जो मेन जो क्रॉप्स हैं इस लैंड पे सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स का ही कल्टीवेशन होता है। दैट वन इज व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ये सब किसमें है? हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की। Intensive subsistence farming is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia, especially in India. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लैंड की होल्डिंग कम है, छोटे ही लैंड पे पॉपुलेशन का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, यानी कि छोटे ही लैंड पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई ये साउथ ईस्ट एशिया में मैक्सिमम और ईस्ट एशिया में ही इस टाइप की फार्मिंग होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, द फर्स्ट वन। प्रिमिटिव, जो नेक्स्ट वन है, जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, वो कहाँ होती है? एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अगर इसको अगर हम करें तो अगेन इसको क्या करें, टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर हम करें, प्रिमिटिव को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। आई थिंक आपको कुछ नाम से भी समझ में आ रहा होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि एक एरिया पे करा, अपने लैंड पे करा, कल्टीवेशन किया क्रॉप का, फिर उसका क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, फिर शिफ्ट करके दूसरे लैंड पे कर दिया, आगे मूव करते जा रहे हैं। एंड नोमैडिक कल्टीवेशन। Okay. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin. Subsistence farming कर रहे हैं, यानी कि जो छोटे से लैंड एरिया में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोग उस पर ज़्यादा, उस छोटे से लैंड पे लोगों का डिपेंडेंट ज़्यादा रहते हैं। दैट्स वाई यहाँ क्या है, यहाँ पे थिकली पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन थिकली होती है और लोग ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन का है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये सब क्या थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, इंडिया। हम अपनी इंडिया की बात भी कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी क्या है, यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetables. यहाँ पे ज्यादातर से क्या है, ये सब एरिया कौन से हैं? यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। दैट्स वाई यहाँ पे इजिली ग्रो, बहुत तेज जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत तेजी में ग्रो कर जाते हैं। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. The soil loses its fertility, the land is abandoned, and after the soil loses its fertility, the land is abandoned after the cultivation moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न, यानी कि ट्रीज फैल हुए, ट्रीज गिरी और उनको बर्न कर दिया गया, क्लियर कर दिया। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने लिए भी सेटलमेंट चाहिए होता है। ये फॉरेस्ट एरिया में है, ये ट्राइब्स मैक्सिमम रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, जिन एरिया में वहीं पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। एक एरिया में क्या, वहाँ के प्रोडक्शन क्या, फर्टिलाइज जो सॉइल था उसमें क्रॉप का कल्टीवेशन हो गया, ठीक। उसके बाद से मूव करके दूसरे प्लेस करके वहाँ के एरिया पे फिर कल्टीवेशन किया। वो क्या, वहाँ की सॉइल अब ज्यादा इतनी फर्टिलिटी नहीं बची, फिर आगे मूव करा, फिर आगे वहाँ पे सॉइल, ये आगे बढ़ते जाते हैं। दैट वन इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द सेकेंड वन इज नोमैडिक हर्डिंग, इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा। अब ये नोमैडिक वाले हैं वो कहाँ मिलते हैं, किस एरिया में है? ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में मिलते हैं। वो कहाँ था? वो ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। फाइन। नोमैडिक हर्डिंग कहाँ होती है? जहाँ पे एरिड एरिया है और या सेमी एरिड है, जैसे कि सहारा है, सेंट्रल एशिया एंड सम
पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में कौन सा पार्ट है? जम्मू एंड कश्मीर है, एंड सहारा में, राजस्थान में सहारा है, एंड सेंट्रल एशिया में। ये सब क्या है? यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है, यहाँ पे सेमी एरिड या एरिड रीजन्स हैं। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes। क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी यहाँ के हर्ड्समैन होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जहाँ पे इनको जहाँ पे वाटर मिल जाता है अपने एनिमल्स के साथ जाते हैं, जहाँ पे फॉडर और जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे मूव ऑन कर जाते हैं। क्योंकि एरिड एरिया है, वाटर की अवेलेबिलिटी हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो इनको मूव करना पड़ता है। ठीक है, अपने एनिमल्स के साथ में चलते हैं, जहां उनको फॉडर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, दैट वन भी सफिशिएंट, उनके लिए सफिशिएंट होता है, मूव करते चलते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट एंड टेरेन। शीप, कैमल, जैक एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रियर्ड। ये सब एनिमल्स हैं जो अपने साथ लेके चलते हैं ये लोग। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट। अब ऐसा नहीं कि एनिमल्स से उनको कुछ नहीं मिलता है, ये हर्डिंग करते हैं, उनको इससे मिल्क है, वीट है, मूल है, हाइट्स है, एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिली। ये सब सपोर्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये अपने साथ इनको एनिमल्स को लेकर चलते हैं, जिनसे इनको प्रोडक्शन जो इनका मिल्क, वीट, वूल, हाइट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो इनको एनिमल से मिलते हैं वो सब सेल आउट करते हैं, इसी से अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये आपका है सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम बात कर रहे थे। दिस वन, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। अगेन इसको हम क्लियर कर दें, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक कमर्शियल फार्मिंग इन द नेक्स्ट वन। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं तो क्लियर होगी पिक्चर। फाइन, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।